अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी अर्से बाद हम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। कोरोना वायरस का ज़ोर टूट चुका है और आपकी काफ़ी क्वेरीज थी सीए से रिलेटेड। हमने जो एक वीडियो मैंने बनाई थी पहले, फिर एक वीडियो अहमद अरसलान के साथ बनी थी, तो उसके नीचे आपने काफ़ी कमेंट्स किए थे, आप काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं हम दोनों को। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार हमसे पूछ रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि एक वीडियो में हम उन सब का जवाब दे दें ताकि आपको हम इंडिविजुअली रिप्लाई ना करें। जी तो अहमद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजरे आपके 6 महीने लॉकडाउन में? बस अच्छे ही गुजरे घर के अंदर काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ। हाँ तो बिल्कुल। काफ़ी बेहतर हो गया है। जो लैक हो रहा था पिछले 3-4 साल से वो कवर हो चुका है। सर अच्छा, एक बात है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको बहुत हेल्प देगी। शायद 20-30 मिनट की हो, लेकिन आपने फुल एंड तक देखनी है ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको बाकी किसी भी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको सीए पाकिस्तान के बारे में, ऐसी वीडियो फुल डिटेल ओरिएंटेड। तो स्टार्ट करते हैं अहमद भाई। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो हमें काफ़ी आ रहा है वो आ रहा है सीए के स्कोप के बारे में। सीए को अगर आप कंपेयर करें मेडिकल के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, तो सीए का क्या स्कोप है आपके ख्याल में? सीए का स्कोप ये है कि तकरीबन पिछले 60 साल के अंदर सिर्फ 10,000 लोगों ने अब तक सीए किया है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बाकी फ़ील्ड्स के अंदर 60-60, 70-70, 80-80 हज़ार लोग 10-10 साल के अंदर हो जाते हैं, वहाँ सिर्फ हमारे 60 साल के अंदर 10,000 लोग हुए हैं। तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपनी अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, टैक्स की कंप्लायंस करे। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इस सारी इंडस्ट्री के अंदर अभी स्कोप बाकी है। आपके ख्याल में क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं सीए करने के? क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है सीए करने का इस स्टेज पे 2020 में? 2020 में ये कि जो सीए अब वो मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जैसे-जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, इसकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, एज़ कम्पेयर टू बाकी फ़ील्ड्स के। यानी सीए आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं और अगर आप एक किसी और फ़ील्ड को सिलेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीए, तो शायद आपके लिए वो करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू सीए। तो ये इसका एक थोड़ा-सा मतलब नुकसान आप कह लें या एक इसका साइड इफ़ेक्ट कह लें कि आपको काफ़ी मतलब अपने 5-6 साल रगड़ा खाना पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जो बाकी किसी फ़ील्ड के अंदर आपको नहीं आते। सही है। अच्छा, आपके हमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो एग्ज़ाम्शंस के बारे में कि यार हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हमें एग्ज़ाम्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी? या पेपर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में कि मेरे इतने परसेंट 50% मार्क्स आए हैं, क्या मैं सीए कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आएगा, आपकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और उनके हेड ऑफ़िस या इस्लामाबाद ऑफ़िस में आप अगर कॉल करके पूछें, तो ये इन्फॉर्मेशन वो आपको हमसे बेहतर बता सकते बिल्कुल, हैं क्योंकि जो बिल्कुल। लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, वो ही आपको बता सकते हैं ना सिलेबस के अकॉर्डिंगली। हमने तो 2-3 साल पहले जॉइन किया था, एग्ज़ैक्टली। तो हम वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो आप काइंडली उन नंबर्स पे कॉल करें या उनको ईमेल करें या खुद जाके उनके ऑफ़िस को विज़िट करें। अच्छा, एक और सवाल जो आता है, जो काफ़ी आता है, लोग कन्फ्यू अब लोगों ने चूज़ तो कर लिया कि यार बिज़नेस में आना है, ठीक है, सीए करना है या एसीसीए करना है या मुझे लम्स जाना चाहिए, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आपके ख़्याल में ये जो डिबेट है एसीसीए वर्सेस सीए, इसमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? इसका अगर आप इस तरह से देखें ना कि एसीसी के बाद क्या होता है, एसीसी के बाद भी आपको आर्टिकल्स करने पड़ते हैं, आपको कोई भी फ़र्म या कोई भी अच्छी कंपनी नहीं लेती जब तक कि आपके पास किसी आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस ना हो, किसी अच्छी फ़र्म का एक्सपीरियंस ना हो। तो अगर आप सी की कॉस्ट को एनालाइज़ करें और एसीसी की कॉस्ट को एनालाइज़ करें तो उसमें एक मेजर डिफरेंस है। यानी जो सीए है वो कंप्लीट सीए एसीसी से आधे से भी कम में हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में सीए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एसीसीए क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट भी कम है और मेहनत उतनी ही लग रही होती है। हुँ, और सीए के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं क्योंकि इसके स्टूडेंट्स कम हैं। एसीसीए के प्रॉस्पेक्ट्स कम हैं क्योंकि उसके स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, उसकी सैचुरेशन ज़्यादा है। बिल्कुल। तो हम लोग सीए को प्रेफ़र करते हैं। इसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में तो आपके लिए सीए बेहतर है क्योंकि इधर सीए की मोनोपोली है, इधर एसीसीए नहीं चलता। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको एसीसीए करना चाहिए क्योंकि वो एक ग्लोबल चीज़ है और बाहर ज़्यादा प्रेफर्ड हाँ, होती है वो वो। ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और एसीसीए के बाद आप आईसीडब्ल्यू भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो वो अगर आप बाहर जाना ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं या आप बाहर जाना चाहते हैं कहीं और। अगर आप मिडल ईस्ट में भी सीए काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन अगर उसके अलावा आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो फिर आप एसीसीए में जाएँ। और एसीसीए की पासिंग परसेंटेज सीए से बेहतर है। सीए से बेहतर है। सीए बस ज़्यादा मुश्किल है उससे। लेकिन उसी तरह एसीसी की कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी आपको पाउंड स्टर्लिंग में पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको तो पता ही है कि पीकेआर और पाउंड्स का क्या आजकल चल रहा है। ऐसा आई ही है, थिंक 200 से ऊपर ही है। ऐसे ही है 200 से ऊपर है। तो और सीए जो है, सीए इंटर तक आपके 2 लाख 2.5 लाख में इजीली ईज़िली हो हो जाता जाएगा है। विद ट्यूशंस विद एवरीथिंग। ट्यूशन्स विद एवरीथिंग। और आपके आर्टिकल जब स्टार्ट होंगे तो 1-2 साल में अपने आप को सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर ही देंगे। हुँ, तो
आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ऐसा ही है। अच्छा सर, एक सवाल जो और काफ़ी आ रहा है कि सीए का फ्यूचर क्या है? अब हम देख रहे हैं एआई आ रही है, बड़ी एडवांसमेंट हो रही है कंप्यूटर्स में, शायद मशीन्स हमारा काम ले लें, ये हमें डर रहता है। सही है। तो आपके ख्याल में सीए का फ्यूचर क्या है? ये क्वेश्चन इसलिए अराइज़ हो रहा है क्योंकि जो बाकी फ़ील्ड्स हैं जैसे इंजीनियरिंग वगैरह है या मेडिकल है, वहाँ पर क्योंकि अब ऐसा हो चुका है कि इंजीनियर्स के जगह रोबोट्स काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स की जगह बाकी रोबोट्स वगैरह काम कर रहे हैं। तो सीए के बारे में थोड़ा-सा कहना मुश्किल है, उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी आईफैक है, उसने जो नए आने वाले जितने स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस बेस्ड कम है, जजमेंट बेस्ड बहुत ज़्यादा है। तो जजमेंट के हवाले से वो एआई जो है ना, वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। तो मेरे ख़्याल से और जो हमने सुना है अपने सीनियर अकाउंटेंट से, वो यही कहते हैं कि आने वाले तकरीबन 30, 40, 50 साल के अंदर ऐसा होता नज़र नहीं आता कि एआई जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी एक अकाउंटेंट को ओवरराइड कर ले। लेकिन जो बाकी छोटे-छोटे काम हैं जैसे स्टॉक टेकिंग वग़ैरह है या इस तरह से जो चीज़ें जो ट्रेनीज़ को मतलब काफ़ी तंग करके करवाई जाती हैं, उनको अब ओवरराइड कर रहे हैं। ड्रोन्स वग़ैरह आ चुके हैं, जैसे पीडब्ल्यूसी के अंदर अभी जी हमने जी। देखा था पिछले साल के वो ड्रोन से स्टॉक टेक करवाया उन्होंने। तो सिक्योर्ड है, वो एआई इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो हमने सुना है, जो बिल्कुल जजमेंट बिल्कुल, है। मतलब वो हमें वैल्यू ही देगा, वैल्यू हमारा देगा, काम हाँ, आसान करेगा, आसान करेगा, लेकिन हमें निकालेगा नहीं, ओवरराइड नहीं है ना? करेगा क्योंकि वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा है ना कि वो ओवरराइड कर ही नहीं सकता। ह्यूमन जजमेंट ज़रूरी है ह्यूमन उसमें। जजमेंट बहुत ज़्यादा है अकाउंटिंग में। अच्छा सर, एक और सवाल जो काफ़ी आता है कि किस टाइप का बंदा सीए में आ सकता है? उसके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए कि वो सीए में आए, या क्या अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट्स करे कि जिससे उसको सीए में फ़ायदा हो? सीए के बारे में ये है कि यहाँ पर जो भी आता है उसको डेडिकेटेड होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, कामचोर बंदा नहीं आ सकता, नालायक हो, कामचोर ना हो, हाँ। नालायक हो, कंसिस्टेंट हो। तो अगर इतने अच्छे नंबर नहीं है एफएससी के अंदर में, इसीलिए सीए का जो है ना वो एडमिटिंग क्राइटेरिया बहुत कम रखा गया, 45 टू 50% मेरे ख्याल में बिल्कुल था। बिल्कुल। तो क्योंकि इतने लोग ले ही लेते हैं, एवरेज मार्क्स जी 50 जी। प्लस ही ले लेते हैं, पास तो हो ही जाता है। पास हो ही जाते हैं। हाँ। तो कमिटिंग बंदा हो, नालायक हो, क्योंकि हमने देखा है ना कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग थे जो 90%, 95% लेकर आए हुए थे, हम्म। तो अभी तक वो बैठे हुए हैं, उनकी बिल्कुल अटेम्प्ट्स बिल्कुल। लग रही हैं। ओ लेवल से आए थे, उनके अटेम्प्ट्स लग रही हैं। बिल्कुल। तो हम जैसे थे या और लोग थे जो मतलब मेडिकल से आए थे या बहुत कम गाँव देहातों से आए थे, तो वो लोग पास कर गए हैं। क्योंकि वो ज़्यादा कमिटेड वो थे, ज़्यादा फोकस कमिटेड थे, थे। डे वन से वो काम ही कर रहे थे। एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली अगर इधर उधर और चीज़ों में पढ़ेंगे, आपका फोकस लूज होगा, आप फेल होंगे फिर। ऐसी ही बात है। तो फोकस आपने लूज नहीं करना। और ये मैटर नहीं करता आप पीछे क्या पढ़ के आए, एफएससी में आपने साइंसेस पढ़ी, इंजीनियरिंग, क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है। ऐसी ही बात है। और स्किल्स की जहाँ तक बात है तो आपको मैथ्स में मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए, मैथ्स नंबर्स अच्छा के साथ चाहिए। आपको बड़ा फास्ट होना चाहिए, और मेंटल हाँ, मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। और वो अब यूज टू हो ही जाते हैं। आप एक दो पेपर दे रहे हैं आहिस्ता सीए आहिस्ता। के, तो आप इंशाल्लाह यूज टू हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आता है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम क्या करें? तो इसका क्या आपको लगता है कि? देखिए, इसका जो मतलब इसके दो तरह से आंसर हो सकते हैं। एक तो आपका सीए का जो जर्नी है उसके हवाले से हो सकता है, एक आपकी प्रोफेशन के हवाले से हो सकता है। तो अगर आप एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। और मार्केट के अंदर स्पीकिंग स्किल्स इंग्लिश बोलने को ही कहते हैं। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट देखेंगे तो उसके सीए के पेपर्स में देखेंगे तो वहाँ तो इंग्लिश इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो लॉ या वो उसके अंदर लॉ की टर्म्स टेक्निकल, होती हैं, हाँ, बिल्कुल। टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उसमें इतनी इंग्लिश मैटर नहीं करती। जी जी। लेकिन अगर आप एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, किसी अच्छी फर्म से आर्टिकल्स करना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स देखना चाहते हैं, तो आपको फिर अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, इंग्लिश बिल्कुल। वगैरह के ऊपर। तो वो ये अच्छी ऐसा होनी है, चाहिए, आपको अगर नहीं पता है है। तो वो उस जी पर जी। आप काम करेंगे सीए के अंदर आके। क्योंकि ये हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ऐसी तो बात इसमें है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भी स्टार्ट से इंग्लिश नहीं आती, आप आराम आराम से सीखते हैं, सीजन्स देखें, ऐसी मूवीज़ बात है। देखें, बुक्स पढ़ें आप, और इंग्लिश स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस करें अपने दोस्तों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद इंप्रूव हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, इंग्लिश अगर आपको नहीं आती कोई मसला नहीं, आ जाएगी आराम आराम आ से, आप उस जाएगी। पर काम करें। ऐसे ही है। सर, एक सवाल है कि काफ़ी लोग सीए में आते हैं और फिर छोड़ जाते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, पास नहीं होते, फेल होते हैं। क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है क्यों फेल होते हैं लोग सीए में? जो मेरा अपना एनालिसिस है पिछले 3 साल का, वो ये है कि एक तो परसेप्शन बनी हुई है कि सीए जो है वो डिफ़िकल्ट है, और एक तो परसेप्शन बनी है, लोग शुरू से ये समझ के आ रहे होते हैं कि यार हमसे होगा ही नहीं। और दूसरी रीज़न ये होती है कि सीनियर्स कुछ आपको ऐसे मिल जाते हैं, जी क्योंकि ज़्यादातर जब आप किसी स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ वही लोग बैठे होते हैं जो फेल ही होते हैं, क्योंकि तभी वो वहाँ बैठे होते हैं। जी जी।
तो वो आप लोगों को थोड़ा डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। और तीसरा ये है कि जब बंदा खुद आता है तो वो कंसिस्टेंसी शो नहीं कर पाता, कमिटमेंट शो नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से फेल हो जाता है। और फिर सारा इल्ज़ाम या आई कैप पे डाल देते हैं, या इंस्टीट्यूट्स पे डाल देते हैं, या सी के ऊपर डाल देते हैं। खुद कोई बंदा वो जिम्मेदारी नहीं लेता। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी फिर आपको फायदा होगा। ऐसे ही है। और दूसरा एक तो ये नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, वो अलग चीज़ है। एक है आप मेहनत ही नहीं कर रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे। मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है कि आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसमें आपका मसला है, वो Exactly. फॉल्टी है। मतलब कि ज़्यादातर जो मैंने देखा है जो बच्चे फेल होते हैं उनका टाइम मैनेज सही से नहीं होता। टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, वो स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं जा रहे होते। तो ये इश्यूज हैं जो जिनकी वजह से बंदा फेल हो रहा होता है। पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको टिप देता हूँ, अकाउंटिंग हो चाहे QMS हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इनमें ज़्यादातर टेस्ट मेन टेस्ट यही है कि टाइम कम है और आपको 50 नंबर किसी तरीके से लेने हैं। तो वो हर क्वेश्चन के ऊपर आप उसका टाइम लिख दें। फर्स्ट करें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके पास 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है। हमें सरसद उमर ने तरीका सिखाया था। 1.8 इंटू 5 करें, जो आता है जितने मिनट्स बनते हैं उतने मिनट्स आप माइंड में रख लें कि इससे कम में मैंने ये सॉल्व करना है, फिर आपका टाइम मैनेज होगा। आप 100 मार्क्स के लिए खेल रहे होंगे। अक्सर ये होता है आपको सवाल आता है लेकिन आप उसमें टाइम इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि जो आगे के मार्क्स हैं वो आप अवेल ही नहीं कर सकते। ऐसा ही है। हर क्वेश्चन में मतलब अगर 10 मार्क्स का सवाल है तो उसमें 5 नंबर के इजी मार्क्स होंगे, 3 नंबर के मार्क्स ऐसे होंगे जो कि शायद किसी के भी ना आते हो, 2 नंबर के ऐसे होंगे इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। एग्जैक्टली। तो आप कोशिश करें कि वो 5 नंबर तो आपका मस्त कम लेना, इसी तरह आपका पास होगा। तो नेक्स्ट आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? इसमें बस यही है कि ये जो इन्होंने बात की कि 50% अप्रोच टुवर्ड्स एवरी पेपर आपकी होनी चाहिए, एवरी टुवर्ड एवरी क्वेश्चन, कि हर क्वेश्चन को कम से कम मैंने 50% करना है। जो आप 50% हर क्वेश्चन को करेंगे तो एग्रीगेट आपका 50% ओवरऑल पेपर का बन जाएगा। तो हम तो ये स्ट्रेटजी यूज़ करते थे अपनी बार। तो आप लोग ये करें मेरिट की तरफ या गोल्ड मेडल की तरफ। मैं तो कहूँगा कि इतना जाने की ज़रूरत नहीं होती पेपर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी कन्फ्यूजन होती है और फिर वो बंदा ये सोच रहा होता है कि यार मैंने गोल्ड मेडल लेना है और मैंने मेरिट सर्टिफिकेट लेना है। तो इस चक्कर में मैंने खुद देखा कितने सारे लोग जो हैं वो पेपर भी पूरा नहीं कर पाते और वो फिर एट द एंड फेल हो जाते हैं। उनको आता होता है लेकिन वो अपनी वो जो उनका एक वो मोटिवेशन होता है ना कि मैंने पेपर के अंदर वो तबाही फेर के आनी है, तो वो जो है उसकी बिल्कुल। वजह मैं से ये कहता हूँ आप तैयारी इस तरह करें कि आप कोशिश करें कि आपका मेरिट है, तैयारी आपकी मेरिट वाली होनी चाहिए, तो आप कम से कम पास तो हो ही पास हो जाएंगे। जाएंगे। गोल्स अगर आपकी हाई हो ना, मतलब अगर आपने रखा हुआ है कि 90% मैंने लेना है तो कम से कम 80, 70, 60 पे तो आप आ ही हाँ, आ जाएंगे। जाएंगे, अगर आपका गोल ही 50 हो तो आपके फिर 40, 30 हाँ, वो इस तरह ही होता है। लेकिन आप उनने पेपर के अंदर ये होता है कि जैसा क्वेश्चन है ना उसको कम से कम 50% करके आए। बिल्कुल। ये कम से कम की बात हो रही है। और एक जो मेन मसला है ना, लोग पैनिक कर जाते हैं। पैनिक कर जाते हैं। अगर मतलब पेपर में एक सवाल ऐसा जरूर होगा जिसमें आप बिल्कुल बहुत गंदा फंसेंगे, ऐसा ही आपको है। आता ही नहीं होगा। ऐसी तो बात अगर आप वो सवाल लेके बाकी 4 सवाल भी आप गलत कराएंगे, ऐसा ही है। ऐसा नहीं करना। आपने वो सवाल पहले करना है जो आपको सबसे अच्छा आता हो। मैक्सिमम मार्क्स आप कम टाइम में ले ले पहले, फिर आपके पास काफ़ी टाइम होगा उस सवाल के बारे में सोचने के लिए जो कि आपको नहीं आता। ये स्ट्रेटेजी भी हमें सरसद ने सिखाई थी। ऐसी बात है। तो सर एक सवाल जो बहुत आ रहा है वो ये है कि टेन्योर ऑफ सीए क्या है, कितने ड्यूरेशन में सीए हो जाता है मिनिमम? मिनिमम कह लें, मिनिमम तो खैर नहीं, एवरेज जो टेन्योर है वो 6 इयर्स है, जिसमें मतलब बहुत कम लोग करते हैं। और जो है उससे ज़्यादा अगर आप ले लें तो 7 इयर्स एक एवरेज टेन्योर है। मिनिमम 6 इयर्स लग जाते हैं और कोई बहुत ही एफिशिएंट हो तो वो 5.5 साल या 5 साल 5.5 साल ले लेता है। बिल्कुल। तो सर इसमें क्या टाइम मैटर करता है कि यार अहमद ने 5 साल में किया, मैंने 6 में किया है तो मैं पीछे रह गया यार? नहीं, सीए के अंदर ये होता है कि जब आपके नाम के साथ वो एसीए लिख दिया जाता है ना तो उसके बाद कुछ मैटर नहीं कर रहा। तो बेशक आपने 10 साल में किया है, बेशक आपने 5 साल में किया है, वो किसी को नहीं पता। वो क्या किसी को आपने नहीं कहते पता। सर, हाँ आपको ही बिल्कुल, पता है। वो हमें ही सिर्फ पता होता है अगर हम डिस्क्लोज ना करें तो। सही हो गया। अच्छा सर एक सवाल आ रहा है कि यार कॉस्ट ऑफ डूइंग सीए कितनी है, तो वो तो हमने डिस्कस कर दिया कि यार 2,50,000 में आपके सीए एंटर हो सकता हो है। जाता है easily। 13 पेपर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। पर पेपर फीस भी सस्ती है, मतलब 3500 से लेके तो 5500 के बीच में ऐसे ही है। है। इस्लामाबाद में फीसिस कम है, इसलिए हम इस्लामाबाद में क्योंकि रह रहे हैं तो यहाँ ट्यूशन के फी। हाँ इसके ट्यूशन फी यहाँ पे रेट ही हैं। लेकिन अगर आप लाहौर में या कराची में जाएं तो कराची भी थोड़ा सा हाई है इससे। यहाँ पे 13,000 14,000 या 15,000 तक एवरेज पेपर ट्यूशन स्कूल पढ़ा रहे हैं। लाहौर में 20+ है, 25 तक है वहाँ पे। और कराची में विद इन द रेंज ऑफ 20 आई थिंक सो, 15 to 20 वहाँ लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिटी टीचर और इंस्टीट्यूट, क्योंकि कराची सबसे ऊपर है, फिर लाहौर है, फिर इस्लामाबाद हाँ, है, तो ये वो प्रेफरेंस है। रेट वेरी कर रहा होता है थोड़ा जी थोड़ा। जी।
अगर आप सीए स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप किसी बैकवर्ड एरिया से या कहीं और से आ रहे हैं, आप इस्लामाबाद में नहीं रहते, लाहौर में नहीं रहते, कराची में नहीं रहते, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही हो कि आप कराची जाएँ, सेकंड आपकी लाहौर और थर्ड आपकी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। जी सर, एक सवाल और है कि यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या कोई स्कॉलरशिप की ऑफर होती है? स्कॉलरशिप्स के वहाँ पे दो तरीके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर। एक तो टैलेंट एंड प्रोग्राम होता है कि अगर आपने अपने जो आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है और जो आपकी रिस्पेक्टिव जो आपकी एजुकेशन है उसके अंदर आपने अगर कोई पोजीशन ली है जी जी। बोर्ड लेवल के ऊपर, तो क्योंकि टॉप 10 में मेरे टॉप ख्याल 10 से में है, बिल्कुल टॉप 10 में तो आपकी फुल एग्जाम होती है। फुल एग्जाम होती है। और इवन कि वो आपको पे कर रहे होते हैं आपको 4000। उल्टा पैसे दे देंगे, उल्टा वो आपका शुक्रिया, आप आए। वो आपको पर मंथ पे भी कर रहे होते हैं। जी। तो और दूसरा ये है कि सेकेंडली उनकी एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती है, वो हर पेपर के साथ आती है, मतलब हर अटैम्प्ट जो आती है 6 महीने बाद उस कैफ की उसमें आती है। उसमें ये होता है कि आपको जो है जितनी आपने पे की होती है ना अपनी पेपर फी, वो आपको वो कर देते हैं, रीइंबर्स कर देते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है जो भी उनके वो क्राइटेरिया होता है शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह का, तो वो हर बार चेंज हो रहा होता है। इसके लिए बेहतर ये है कि आप उनकी वेबसाइट विजिट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Exactly. अगर फिर भी नहीं मिलती, डायरेक्ट आप कॉल करें, फिर भी नहीं मिलती जाए उधर। ये सही है। इसका इजी सा हल है। ऐसा क्योंकि ये पॉलिसीज चेंज हो रही होती जी, है ना, जी। तो इसको हम इस तरह से तो नहीं बता रहे हो सकते कि अच्छा सर, पीसीएससी क्या होता है और ये राइटिंग स्किल्स टेस्ट क्या होता है? क्या ये जो आप पेपर देते हैं उनमें इंक्लूडेड होता है या ये अलग से? नहीं, ये पीसीएससी, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं। पीसीएससी और राइटिंग स्किल्स बेसिकली ये एक अलग से ट्रेनिंग सेशन होता है। पीसीएससी आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग सेशन होता है, और राइटिंग स्किल जो है इसी ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिकल पेपर होता है ना, जिसके अंदर आप लेटर लिखना सीखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। जी। तो ये उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन का एक आई कैप का छोटा सा टेस्ट होता है, और ये मैंडेटरी होता है आपकी जो किसी भी जगह आर्टिकल्स, अगर आप किसी फॉर्म में जा रहे हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए ये टेस्ट को पास करना आपके लिए मैंडेटरी होता है। और ये 21 पेपर्स का पार्ट नहीं होता जो सीए के हैं, ये अलग से ये होता है? अलग से है। इसकी और अलग से वो नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं पर राइटिंग। पीसीएससी तो आपको इंस्टीट्यूट करवाता है, आई कैप उसकी फ़ी चार्ज नहीं कर रहा होता, लेकिन जो आपका राइटिंग स्किल का टेस्ट है उसकी आई कैप फ़ी चार्ज कर रहा होता है। बैक इन 2018 इसकी आई थिंक 1600-2000 तक थी, तो अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 हाँ, बड़ी इतना होगी। बड़ी होगी बिल्कुल। तो अगर आपने सी एंटर कर लिया तो ज़रूरी है कि साथ आपकी पीसीएससी होगी भी और राइटिंग स्किल्स टेस्ट राइटिंग में आपका स्किल्स पास भी हो, होगी, फिर आप फॉर्म में एग्जैक्टली रजिस्टर हो सकते हैं। ऐसा ही है। नेक्स्ट सवाल है सर कि स्टडी मटेरियल आप क्या यूज़ करते थे? क्या आप आई कैप की बुक को प्रेफर करते हैं या आप एक्स्ट्रा बुक साथ पढ़ते हैं? राइस की बुक्स होती हैं जो कि राइस की भी काफ़ी अच्छी होती है वैसे। हाँ जी। आप क्या किससे पढ़ते थे और क्या प्रेफर करेंगे आप? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं जो देना चाहूँगा वो ऐसा है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उस वक्त ऐसा था कि बुक्स क्वेश्चन बैंक भी अलहदा थे, और जो हमारा वो था स्टडी टेक्स्ट था वो अलहदा था। जी। और जो क्वेश्चन बैंक उसके साथ गिवन होता था और जो स्टडी टेक्स्ट था उसमें बहुत आउटडेटेड पेपर्स थे, लाइक 1990s की सीरीज़ है उसके मतलब पेपर कोर्स थे। काफ़ी आगे चेंज हो गया था और उसमें पुराने हाँ, पेपर्स ही थे। पास पेपर और एग्जांपल्स जो थी ना वो बहुत पुरानी थी। जी, जी। लेकिन जो इस साल मैंने जो बुक्स देखी उसमें ऐसा है कि उसमें उन्होंने लेटेस्ट पे पास पेपर्स ऐड कर दिए हैं। जी। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्योंकि हमने पास पेपर ही करने होते थे तो वो बाकी बुक्स के अंदर राइज वगैरह के अंदर मिल जाते थे, तो हम वो प्रेफर कर रहे होते थे। लेकिन अगर आपने तैयारी अच्छी करनी है तो आपको अभी आई कैप की बुक को भी ज़ाहिर बात है करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पास पेपर आ चुके हैं। और एक्स्ट्रा अगर आपने प्रैक्टिस करनी है और जो कि करनी भी चाहिए एक सी के स्टूडेंट को, तो वो राइज़ की बुक्स से या जो पैक की बुक है या बाकी जो तबानी वगैरह की या भाई साहब स्कूल की बुक्स हैं जो भी नई नई आ रही हैं उन सबको देख लें। उनके अंदर पास्ट पेपर भी होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं, तो राइज़ मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है जैसे आपने कहा है। जी, जी। अच्छा, इसमें मैं यूँ कहूँगा ना कि आप स्टार्ट करें बेस आप अपनी आई कैप की बुक को ही रखें, मतलब ऐसे ही उसमें है। काफ़ी बेसिक बड़ा आराम से इजी वर्डिंग में लिखा है, Easy किसी को wording कुछ भी समझ नहीं आता वो वहाँ से स्टार्ट करे तो समझ जाएगा। एग्जैक्टली। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को प्रेफरेंस दें, उनमें सारे पास पेपर्स दिए हाँ, हैं, अभी पास्ट पेपर डाल टू दिया। द पॉइंट है सारा, अभी आई थिंक सो मर्ज कर दिए, क्वेश्चन बैंक को खत्म कर दिया, उसको स्टडी टेक्स्ट के अंदर मर्ज कर दिया है, एक एक ही बुक आ एक ही गया। बुक बना दिया उन्होंने। तो बेस आप वही रखें, फिर जब आपका एक बार वो हो जाए ना, फिर आप आए बाकी राइस पे आ जाए, आतिफ आबिदी की बुक है, बाकी भी डिफरेंट
मोहम्मद अजमल की बुक्स हाँ हैं जी। ऑडिट की, लॉ बिल्कुल, की, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आप उधर आ जाएं। फिर जब पेपर का टाइम करीब होना तो फिर आप ये राइज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कम पेजेस में ज़्यादा लिखा होता है, ज़्यादा लिखा टू द होता है। पॉइंट लिखा होता है, जो पेपर में पूछते हैं उसी के अकॉर्डिंगली लिखा होता ऐसे ही है, है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ऐसे ही है, जबकि जो है कि आपकी बुक है उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो ही जब है। पेपर करीब हो रिविजन के लिए आप वो बुक्स प्रेफर करें, और पेपर से पहले 1-2 बार आप आके आपकी बुक को गो थ्रू करें। बिल्कुल, ऐसे ही है, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। अच्छा सर, टीचर की जो सिलेक्शन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके पास होने में या फेल होने में, और आप टीचर्स की सिलेक्शन करते हैं किस तरह? टीचर की सिलेक्शन का भी मतलब एक ये थोड़ा-सा क्रिटिकल सा एक जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हर एक की अपनी जजमेंट होती है, वो क्या चीज़ देखता है। तो मैं जो देखता था वो ये था कि टीचर जो है उसका उससे मतलब स्टूडेंट कितना सैटिस्फाई है। जी। तो अगर उनकी स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन ज़्यादा है और उनका पासिंग रेट ज़्यादा है, तो बेहतर है कि बंदा वहाँ चला जाए, क्योंकि उनको फिर ज़ाहिर बात है वो विद द एक्सपीरियंस ही उन्होंने इस तरह का रिज़ल्ट अचीव बिल्कुल, किया है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। बजाय एक नए बंदे से पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि वो जो पुराने लोग बैठे होते हैं उनको इंडस्ट्री का भी ज़्यादा नॉलेज होती है, और उनको पढ़ाने का भी ज़्यादा अच्छा तरीका आ रहा उनको होता है, पेपर्स का भी पता है कि पता यार होता है। पेपर्स की क्या टेक्निक है, पिछला एनालिसिस हाँ उनको जी, सारा हाँ आता जी, है। उनको आ रहा जो होता है। नया बंदा है वो आप सीख के फिर आपसे आगे शायद 10 साल बाद जिनको पढ़ा रहा होगा, एग्ज़ैक्टली। वो शायद उनको हाँ, फ़ायदा हो। तो लेकिन अभी क्योंकि पढ़ाना हर किसी का काम नहीं है, वैसे हर हाँ कोई नहीं जी, कर हाँ सकता, जी, बहुत वैसे मुश्किल ही काम है। ऐसे ही है, अक्सर लोगों के अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं लेकिन वो अगले को कन्वे नहीं कर कन्वे सकते नहीं वो। कर पा रहे होते। और अक्सर लोगों के अपने फारिग होते हैं, बस गुजारे वाले होते हैं, लेकिन वो समझाते बहुत अच्छा है। ऐसे ही है। तो तो ये एक कोशिश ये स्किल है करनी हर चाहिए किसी कि में होनी। हाँ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही पढ़ें, क्योंकि बाकी टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, तो उनका आप देख लें। अब जो भी आपकी रिस्पेक्टिव सिटीज़ हैं, जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम प्रेफ़र करेंगे कि वो उनसे आप पढ़ें। जी सॉरी, हमने लोकेशन चेंज कर लिया। असल में हम इधर सुबह आए थे तकरीबन 5-6 बजे, अभी सूरज फुल ऊपर है तो लाइटिंग का मसला हो रहा था, इसलिए हमने लोकेशन चेंज की है। सॉरी फॉर द डिले। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, हमने टीचर सिलेक्शन की बात की थी। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल ये है कि यार इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है? पहले सिटी वाइज चलते हैं, आप इस्लामाबाद के बारे में पहले बताएं। इस्लामाबाद में एएफसी के लिए स्कैन्स अच्छा है, जी। और कैफ के लिए सीपी, सीपी अच्छा सीपी है, बेहतर है। एसबीएम है इधर, एसबीएम भी है, पैक भी है, पैक भी मतलब है। इंस्टीट्यूट इधर तकरीबन सारे ही हैं। हाँ, तो उसमें सीपी और एसबीएम क्योंकि पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो कैफ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स कुछ हैं। लेकिन इसमें आपने ये देखते हैं टीचर्स की सिलेक्शन, आप मार्केट में आपके सीनियर्स होंगे ना, आप उनसे पूछें कि यार आपने किनसे पढ़ा, किसका पासिंग परसेंटेज अच्छा है, मार्केट में नाम होता है टीचर्स का, तो उस हिसाब से आप इंस्टीट्यूट चेंज करते रहे। आप बेशक एक से ना पढ़े, टीचर टू टीचर आप वह जा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद आप लाहौर में बताएं, लाहौर में कौन से हैं लाहौर में फेमस? फेमस इंस्टीट्यूट्स पैक है, स्कैन्स है, सीपीई है, सीएफई है, और उसके अलावा और भी वहाँ पर हाँ, ये मशहूर यही है वहाँ पे। मतलब हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं तो हमने ये नाम सुने। राइज़ है, राइज़ बिल्कुल। भी। दा हिसाब अभी वहाँ पे नया आया है, न्यू गार्डन टाउन में, वो बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। तो आप अगर लाहौर में रहते हैं तो आप अपने सीनियर से पूछें, वो आपको हमसे बेहतर गाइड करें। हम बस एग्ज़ैक्टली। आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि यार ये हैं। जनरल का हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमें अभी नहीं पता कि इनमें बेहतर कौन सा है। अच्छा, कराची में आपने क्या क्या नाम सुना? एआरटीटी, सर अहमद रज़ा मीर का एआरटीटी इंस्टीट्यूट बहुत है। फेमस है वैसे। आप शायद हमदानी, उधर से ऑनलाइन मैं क्लासेस वहाँ भी से ले रहे ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ बीएफडी की, और हैं। जी जी। और साथ है वो उनका खालिद पेटी वाला साहब का इंस्टीट्यूट है, जी। और अलहम्द इंस्टीट्यूट है, और तबानी साहब का इंस्टीट्यूट है, शरीफ तबानी का, तबानी भी एक बड़ा नाम। और जो हमारे आईकैप के प्रेसिडेंट है खलीलुल्लाह शेख, उनका इंस्टीट्यूट है केएनएस, वो भी वहाँ पे मशहूर है, अच्छा। और टीएसबी भी है शायद। तो ये वहाँ पे मशहूर कराची को आप कह सकते हैं हब है, वो हब है। बिजनेस का हब है, तो इसीलिए वो सीए का भी हब है। और अगर आप फर्म आर्टिकलशिप भी करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा आप कराची से कराची करें। में वो जो आपको वहाँ पे जो क्लाइंट से जो एक्सपीरियंस हुआ गया वो आपको इधर ऐसे ही है। नहीं मिलने वाला। जितने भी ऑफिसेज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पर ही हैं, चंद एक को छोड़ के जो लिस्टेड कंपनीज हैं। वो अलग बात, आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। वो तो है ऐसे ही। स्विमिंग के बगैर गुजारा नहीं स्विमिंग के होता। बगैर। अच्छा सर, अभी आपको पता है कोरोना वायरस आया था, 6 महीने चला, आप घर में बैठे रहे, तो आपने मैनेज किस तरह किया? क्लासेस पहले आपकी फिजिकल होती थी, तो अभी फिर क्या ऑनलाइन ले रहे थे आप? वो ऑनलाइन हमारा जो सेशन चल रहा था एएफआर का, वो फिर
बिल्कुल सडनली ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, तो जी। उसमें काफ़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि पहले कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज़ पहले 2-3 हफ्ते में थे जी। और बाद में फिर वो हो गया था, बहरहाल एडजस्ट हो गए अब आप। यूज़्ड टू हो गए थे। अब आपको बेहतर क्या लगता है, ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल में क्या बेहतर है? अगर आप देखें ना, अगर एएफसी या कैफ लेवल है तो अब भी मुझे लगता है कि वो फिजिकल ज़्यादा अच्छा था, सही है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप लोग बेस बना रहे होते हैं, जी। तो वहाँ पे आपके टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही लेकिन है। जो अब हमारा सीफैप का लेवल है या एमएससी का लेवल है, तो वहाँ पर ऑनलाइन आई थिंक सो काफ़ी फिजिबल है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो अब वो सारी बात इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहे होते हैं जी। और आप फॉर्म के अंदर बैठे होते हैं, क्लाइंट के अंदर बैठे होते हैं और आप लेट हो जाते हैं, ज़्यादातर तो लेट ही हो जाते हैं, तो क्लासेस मिस हो रही होती हैं। तो जी, जी। ये प्रेफ़र किया, मतलब है कि मैं तो ये प्रेफ़र कर रहा हूँ और करूँगा कि ऑनलाइन ही ऑनलाइन। लिया जाए, और फॉर्म लोग में करते भी जी, जी। यही हैं। फॉर्म में असल में लेट सेटिंग्स भी होती हैं। ऐसा ही है। और जब आप मतलब इधर हम अगर इस्लामाबाद में तो ज़्यादा लोग पिंडी जाते हैं, एसपीएम जाते हैं क्लासेस के लिए, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट 20 मिनट जाने में, 20 मिनट आने में, तैयार होने में, नहाने में, मतलब घंटा आप लगा लेंगे, आपकी ट्रैवलिंग हुआ है और आप फिर थक भी जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग का ये है कि आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, उसको स्पीड अप कर सकते हैं। और अगर आपकी अटेम्प्ट फर्स्ट करे बन गए 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप शायद भूल जाएँ 6 महीने में। ऐसा तो ही है। वो आप अगर रिकॉर्डिंग पड़ी होगी तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। दूसरा वहाँ पे ये होता है बहुत कि फ़ायदा है। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर तो एक ही टीचर पढ़ाते हैं एफआर रिपोर्टिंग की क्लास, जी। तो उनकी क्लासेस मैंने ली हैं, तो वो अब वहाँ पे 100 से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। जी, जी। तो अक्सर मैं मतलब टाइम पे जाता था, और टाइम से वैसे आधा घंटा पहले जाना होता था तो जगह मिलती थी, तो मैं टाइम पे जाता था तो वो मुझे बिल्कुल लास्ट सीट मिलती थी, और वो फिर देखने के इश्यूज़, बिल्कुल। कम्युनिकेशन के इश्यूज़ तो ये काफ़ी होते हैं। मसला है, मतलब आप मंडे टू फ्राइडे जो है फर्म में लगाएँ, फिर हाँ, आप 2 दिन वीकेंड्स वहाँ पे पे लगाए, बिल्कुल, इंस्टीट्यूट्स में भाग रहे हो, भाग रहे तो हैं। आपकी सोशल लाइफ और बाकी सब कुछ तो एग्ज़ैक्टली, रहेगा। ऐसा ही है। तो रिकॉर्डिंग का ये है कि आपको फर्म में फ्री टाइम मिले, आप वो देख लें, बीच देख में लें, सुबह देख लें, शाम को देख लें, जब टाइम मिले आप वीकडेज़ अपने में आप हिसाब कर से लें, कर लें, कर बैठे हो, कोई बिल्कुल इशू ऐसा नहीं ही है। है। अच्छा सर, एक सवाल है कि कितने घंटे आप पढ़ते थे एएफसी में? पहले तो ये बताएँ। एएफसी में तो मतलब शुरू-शुरू में जब बंदा आता है ना, तो वो काफ़ी मोटिवेटेड होता है कि जी, यार जी। मैंने करना है, तबाही मार दी। तबाही फेरनी हाँ। है। और जब वो थोड़ा-सा 1 डेढ़ महीना लगता है, तो उसको समझ आता है कि यार ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, मज़ाक है इसका। मज़ाक है, हाँ। कि जो हम पढ़ के आए हैं उसी की रिवीजन हो रही है, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना वो आ ग्रेजुअली कम जाता हो है। रहे होते हैं। एएफसी में सिर्फ क्यूएमएस ही थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वो बाकी क्यों मेसी है, बाकी एफई में तो वो तो मैक्सिमम लोगों की एग्ज़ाम्ट होती है, जी, जी। बिज़नेस कम्युनिकेशन वगैरह, वो आईटी में तो लोग जनरली नहीं पढ़ रहे होते। तो क्यूएमएस पे 1-2 घंटे मेरे ख़्याल में काफ़ी होते हैं, हुँ। 1 दिन के हिसाब से। पर डे। आधा घंटा बीसी पढ़ लें, आधा घंटा आईटी पढ़ लें और 1 घंटा, तो 2 घंटे आई थिंक सो बेहतर है। एएफसी के लिए मेरे ख्याल से एक बार आप बुक गो थ्रू करें गो थ्रू करें। डिटेल में, फिर आप बस पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। वो एमसीक्यूज होते हैं, एक जैसे सवाल आप 3-4 बार करेंगे, आपको वो पैटर्न हाँ, पता चल जाएगा यार ये सॉल्व एग्ज़ैक्टली, किस तरह होता है। ऐसा ही है। तो तो सर आप कैफ में कितने घंटे स्टडी करते थे? कैफ में भी जो हमने जब फास्ट ट्रैक दिया था, तो उस टाइम क्योंकि काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि हमने तकरीबन 30-40 दिन के अंदर 2 पेपर देने थे, जी, जी। मार्च में? तो मार्च में। तो जैन के मिड में क्लासेस शुरू हुई थी जी, और जी। मार्च के फर्स्ट वीक में पेपर थे, तो उस टाइम तो मतलब काफ़ी हार्ड 8-8 घंटे तक भी मतलब मैंने पढ़ा था हुँ। एक-एक दिन में, एक्स्ट्रा क्लासेस के अलावा 4 घंटे क्लासेस और 8 घंटे की सेल्फ स्टडी। तो वो तो काफ़ी टफ था। जी। लेकिन उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन शुरू हुई थी, जो हमने मार्च के बाद। मार्च के फिर बाद, आपको 6 महीने मिले तो थे। हाँ, फिर हाँ। 6 महीने उसमें तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ही मतलब 2 घंटे, कभी घंटा पढ़ लिया, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। पहले ईज़ी हो 2-3 गया। हाँ, पहले 2-3 महीने में ऐसी रूटीन रहती है, क्योंकि उस टाइम सतत क्लासेस चल रही होती हैं ना, तो जी, जी। कोर्स बंदा पढ़ रहा होता है। 2 से ढाई महीने बाद जब रिवीजन शुरू करनी होती है, तो फिर वो आपको अपना टाइम डबल करना पड़ता है। तो हुँ। डेली का पढ़ना पड़ता है, फिर पिछला 2 ढाई महीने की रिवीजन करनी पड़ती है। ऐसे ही। तो जैसे-जैसे पेपर्स करीब आते हैं, आपकी एफर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बढ़ तो वो जाती हैं। फिर पेपर के पास तो वो 8-8 9 घंटे तक भी टाइम पहुँच जाता है। तो सर इनमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको रट्टा मारना पड़ा है, रट्टा बहुत ज़्यादा है? रट्टे के हिसाब से जो है कंपनी लॉ, मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स है, उसमें भी रट्टा थोड़ा बहुत चाहिए होता हुँ। है, क्योंकि वो जो एग्ज़ामिनर होता है ना, वो आपकी अपनी लैंग्वेज को इतना वो पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं होता टेक्निकल कि टर्म्स वो पसंद हाँ, कि करते हैं कि आप हाँ, वही यूज़ करें। एग्ज़ैक्टली, कि हम वहाँ पे अब लॉ लिख पाएँ या जी, जी। अपनी ज़बान में कुछ इस तरह लिख पाएँ, या ऑडिट है, उसमें बिल्कुल। भी क्रैमिंग करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड डेफिनिशंस हैं, वो अगर आप वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे तो हाँ, आपको उसके मार्क्स नहीं हाँ, या मिलेंगे। बिज़नेस में ज़्यादातर तो ये जो मसला आया था वो बिज़नेस मैनेजमेंट में शायद आता है, बीएमएस में, जी, जी। बीएमबीएस में, सॉरी, एमबीएस में, क्योंकि वो तो सारा वही है। वो सारा वही है। जी, जी। तो थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ जो हैं। भी थ्योरी पेपर्स इस तरह के लॉ हो गया, बीएमबीएस हो गया, टेक्स्ट में आधी थ्योरी आधा न्यूमेरिकल वाला होता है। हाँ,
तो इनमें आपको रट्टा चाहिए, ज़ाहिर बात है, वो टेक्निकल टर्म्स। लॉ होता है, हम तो आप उसको किस नहीं लिख सकते। तरह रट्टे वाले पेपर को आप तैयार किस तरह करते हैं? रट्टे वाले पेपर की हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसका ये होता है कि जो आपने पढ़ा है ना, जी उसको आपने लिखना है याद करके कह लें, या क्रैम करके, या थोड़ा स्किम करके जी आपने इसको लिखना है, और लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लिखने के बगैर मतलब मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप लिख के करेंगे तो 110% गारंटी कि आप पास कर देंगे। जी और लिखने के बगैर मैंने नहीं देखा कि यार किसी बंदे ने ना इजीली पास कर लिया हो। तो लिखने का, क्योंकि लिखने से ये होता है ना कि आपको पता चल रहा होता है कि आपका स्किल ऑफ राइटिंग कैसा है, आपका लेवल ऑफ वो इंटरप्रिटेशन कैसा है, लेवल ऑफ राइटिंग कैसा है। जी तो लिखने से काफ़ी सारी चीज़ें फिर वो याद भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा अब ही एक दिन में आज अगर आपने याद किया है तो आपको हो सकता है 1 हफ्ते बाद भूल गया हो, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म याद रहेगा। तो 2-3 ऐसा ही। महीने बाद फिर दोबारा आप लिखेंगे, जब पास्ट पेपर जब आप कर रहे होंगे, तो उसमें फिर आपको बजाय इसके कि आप पेपर में जाके पहली बार ही लिख रहे हो, हाँ तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। एग्जैक्टली तो आपको ऐसे 6 ही महीने बाद लिख के ये वाली प्रैक्टिस फिर से करनी पड़ेगी, आप अभी से अडॉप्ट कर लें तो फायदा हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, लोग आते हैं सीए में छोड़ जाते हैं, या लोग कहते हैं कि ये तो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है नहीं, क्या इसका क्या हाल है आपके पास? जो अगर आप देखें ना इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी, वहाँ पर डिग्रीज को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, वहाँ जी पे जी सर्टिफिकेशंस को, क्वालिफिकेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती बिल्कुल है। इसीलिए जो भी कोई भी ग्रेजुएट है या वो कोई भी है, तो वो बंदा साथ कोशिश करता है कि अपनी जो भी उसकी फील्ड की स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो कर जी ले। जी तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को यही एक वो दूसरी बाकी तमाम जो हैं फील्ड्स उसके ऊपर जी वो प्रेफरेंस फोकियत यही हासिल है कि ये एक सर्टिफिकेशन है जो कि आपको लीड करती है टुवर्ड्स द इक्विवेलेंसी ऑफ द डिग्री, ये सही आपको है, एमकॉम के बराबर एम कॉम के इक्विवेलेंट भी कर बराबर देती है। बिल्कुल। लेकिन तो सर आपको पता है इतने ज़्यादा लोग सीए में आते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं कर पाता, तो उसके उसको जो फिर क्या हर कोई जो फंस क्वालिफाई नहीं गया कर है, जी पाता। जी क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसके पास अब डिग्री भी नहीं है हाँ और उसका क्वालिफिकेशन भी नहीं है, हाँ मतलब वो तो 12वीं पास है ना, ठीक है। तो वो उसके उसका क्या हाल उसके है? लिए सेफ एंड ये कि वो साथ बी कॉम कर ले। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं वो करवा भी रहे होते हैं बी कॉम, जी जी और जो इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहे होते फिर वो बंदा साथ जो ओपन यूनिवर्सिटी है या सरगोदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ जी एनुअल बेसिस पे या सेमेस्टर बेसिस पे बी कॉम प्राइवेट कर ले। हाँ वो एक थोड़ा सा सेफ साइड बन जाए, क्योंकि मैंने खुद देखा है ना, लोग आते हैं सीए के अंदर, सीए इंटर नहीं हो रहा होता, वो बी कॉम करते हैं, एम कॉम करते हैं, फिर उसके बाद वो एमबीए वगैरह कर लेते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, या कहीं से भी आप कर कहीं से सकते हैं, भी आपका करते जीपीए हैं। अच्छा हो। हाँ जीपीएच, क्योंकि आर्टिकल्स के अंदर ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी तो जा नहीं पा रहे होते, या सीए के अंदर, तो वो लोग फिर ज़्यादातर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से या ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए वगैरह कर लेते हैं। तो वो एक सेफ साइड के लिए आपने सही कहा है कि वो हमें साथ रख लेना चाहिए। क्योंकि सीए का लेवल बहुत ऊपर है, बीकॉम तो काफ़ी नीचे है, तो आपको बीकॉम के लिए पढ़ना भी नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं पड़ता, बिल्कुल, वो तो बस आपको आपने बगैर जाके तैयारी पेपर देने के हैं ऐसा ही और है। बाद आपको डिग्री हाथ में, और एग्जैक्टली आप सेफ है, मतलब कि डिग्री आपके पास है, तो अगर आप अल्लाह ना करे कल को फंसते हैं इधर, तो आपके पास कम से कम डिग्री है, बिल्कुल। आप इसमें जॉब के लिए हाँ, अप्लाई कर सकते इसमें एक वो जो बेनिफिट और भी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका सीए इंटर नहीं हो रहा ना, हैं। अगर आपके 6 या 7 पेपर पास हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बी कॉम आप अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करवा सकते हैं और आपका बिल्कुल टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 3.5 ईयर्स का हाँ मेरे ख्याल से बीकॉम में 4 ईयर्स है, 4 इयर्स है। बीकॉम में 4 ईयर्स की हाँ आर्टिकलशिप आई थिंक होती है, सो। तो वो आपका पीरियड स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाता जाएगा, है, आप साथ में पेपर्स की तैयारी भी करें। बिल्कुल। वो आप सीए इंटर भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और आप अपना जो है ना वो आर्टिकल्स भी साथ मैनेज कर सकते इस हैं। फील्ड का मजा ये है ना कि आपने ऑडिट पढ़ी है, टैक्स पढ़ी है, अकाउंटिंग पढ़ी है, ये तो बेसिक है, स्टैंडर्ड है, हर जगह एक जैसी है, टैक्स है डिफरेंट हो, लॉ डिफरेंट हो, बाकी चीजें स्टैंडर्ड है, हाँ सारी दुनिया में एक जैसी चल रही है। ऐसा ही है। चाहे आप सीए शुरू करें, आप फंसते हैं, कोई मसला नहीं, आप एसीसीए में आ जाए, एग्जैक्टली एसीसीए कंपैरेटिवली इजी है, फिर बीकॉम में भी यही सब्जेक्ट्स तो सेम है, सब्जेक्ट्स का मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बस है। उसका जो टेस्टिंग पैटर्न है, टेस्टिंग क्राइटेरिया वो डिफरेंट है, पासिंग परसेंटेज डिफरेंट है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सीए मतलब मैक्सिमम जो है जितना टफ हो सकता है वो है, फिर नीचे आप सीए कर लें, फिर आप नीचे बीकॉम कर लें, उससे ऊपर आप लम्स की बीएस कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है आपका कि इज गेटिंग आर्टिकलशिप इजी और हार्ड, इसके बाद आपको कितना वेट करना पड़ा अपने आर्टिकल्स के लिए? मुझे तो वेट नहीं करना पड़ा। मेरे ख्याल में मेरा मई के अंदर रिजल्ट आया था, और जून के लास्ट वीक के अंदर मैंने ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, तो आप हर एक बड़े के साथ ऐसा खुशनसीब है नहीं। वैसे। हाँ, क्योंकि उन दिनों वो रिसेशन स्टार्ट हो चुका था, हाँ, और उसके बाद तो फिर बहुत ही हालात ख़राब हो अभी गए थे। आजकल मार्केट के क्या हालात हैं? आजकल बस ये कि आज तो कल तो मतलब बहुत क्योंकि वो जो पिछले बैचेस थे ना मार्च से पहले के, वो जब फ्री हुए थे, तो उसके बाद फिर इंडक्शन नहीं हो सकी क्योंकि कोरोना की वजह से। जी जी, तो आजकल तो कुछ ग्रीन सिग्नल है, लोगों को अभी इंडक्शन बेहतरी आ रही है, बेहतरी लेकिन आ ये रही है कि काफ़ी टाइम से इंडक्शंस कुछ में हाँ, हुई भी नहीं है, हुई भी नहीं है। और मार्केट में सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है,
क्योंकि ये भी पिछली अटेम्प्ट में 1200 बच्चे जी, कैफ जी। पास करके निकले हैं और कैरीड फॉरवर्ड मार्केट में पहले से भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे तो ही है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फर्म उठाती है 15 बच्चे 20 बच्चे, 20 बच्चे तो कंपटीशन बहुत हाई है। एग्जैक्टली तो ऐसे उस ही है। केस में मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आपका जैसे ही सी एंटर होता है, आप पहले दिन ही अपनी सीवी बनाएं, फिट सा टेम्पलेट ढूंढ के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेम्पलेट ढूंढ के सीवी बनाएं और हर जगह ईमेल कर दें, बाय हैंड ड्रॉप कर दें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। फिर आप आई कैप की प्लेसमेंट्स में जाएं, उधर चेक करें। आई कैप प्लेसमेंट वेबसाइट है, वो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उधर आप चेक करते रहें। इस्लामाबाद का भी है, लाहौर का भी है, कराची का भी है, मुल्तान, बाकी जो मेजर सिटीज़ है सब का उसमें डिटेल है कि कहाँ कहाँ पर इंडक्शन ओपन है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली और आई कैप के स्टॉल्स लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, इंडक्शन इंडक्शन फेयर्स फेयर्स लगते हैं, उसमें आपको तो काफ़ी डिटेल मिल उसमें आप सकती है। जाएं, वहाँ पे सीखें। तो आप ये ना करें कि फर्म आपके पास आएगी कि भाईजान आपका सी एंटर हो गया, प्लीज़ आप आ जाएं, हमें आपकी बहुत ज़रूरत ऐसे है। ही उनके पास बहुत लोग हैं, उनके पास इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो अगर आपको कॉल करती है, आप कॉल नहीं उठाते ना, तो वो अगला आपकी ऐसे जगह अगला आ जाता है। Exactly. तो अपना फ़ोन भी आपने ऑन रखना है और उसको चेक करते रहना है, रिंगिंग पे होना, साइलेंट पे ना रखें वरना मसला हो सकता है। मसला हो सकता है। व्हाट इज़ बिग फोर? बिग फोर क्या चीज़ है? बिग फोर आर बेसिकली दोज 4 फर्म्स जो कि इंटरनेशनली जो हैं तकरीबन ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी पर छा चुकी हैं। उन फर्म्स को बिग फोर कहते हैं। जैसे PwC है, KPMG है, डिलॉयट है और EY है। ये जो फर्म्स हैं वो इंटरनेशनली इनका कंट्रोल है, मोनोपोली कह लें, जो है इंटरनेशनल मार्केट्स पे ऑडिट की, टैक्स की, फाइनेंस की, एडवाइजरी की। तो इनको बिग फोर फर्म्स कहते हैं। पाकिस्तान में भी इनकी ब्रांचेस हैं, जो इनके ऑफिसेज हैं। तो पाकिस्तान में इसलिए इनको बिग फोर कहा जाता है, इन 4 फर्म्स को। टॉप 4 ऑडिट फर्म्स हैं पूरी हाँ। दुनिया में, उनको बिग फोर कहा जाता है और उनकी ब्रांचेस इधर भी हैं। आप अगर इधर से करें, फर्स्ट करें आप PwC फर्गुसन से करें, आप KPMG से करें, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। और मेजर जो क्लाइंट्स हैं वो इन्हीं के पास होते इन्हीं हैं। के पास है। ये ऐसा होता है ना कि जो हमारी लोकल फर्म्स होती हैं ना, इन्होंने मेंबरशिप ली होती है इंटरनेशनल फर्म्स की। तो जो हमारी लोकल 4 फर्म्स थी, उन्होंने 4 बड़ी फर्म्स की ले ली हैं, तो अब वो बिग फोर कहलाती हैं तो बिग पाकिस्तान के फोर अंदर। बन गई है इधर ही। तो इनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 100 साल से ज़्यादा से ये Exactly, ऑपरेट बिल्कुल। कर रहे हैं। इनका मार्केट में नाम बना हुआ है, ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम मतलब अगर कोई बोले कि PwC से ऑडिट हुआ हुआ है तो फिर और क्वेश्चंस नहीं उठते। नहीं उठते। तो ये सीन है, बिग फोर ये है। और आपने भी कोशिश ये करनी है कि आपका बिग फोर में हो। बिग फोर में उसकी एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट कर उन्हें बोला होगा कि FTS 19 से लेके 23-24 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर दें। उसके बाद उसका हर फर्म का डिफरेंट होता है। किसी का टेस्ट होगा, किसी के 2 इंटरव्यू होते हैं, पहला मैनेजर के साथ होता है, दूसरा पार्टनर के साथ होता है। अपना उनका एक क्राइटेरिया होता है, उससे अगर आप गो थ्रू करें और आप अगर फाइनल सिलेक्शन में आ जाए तो आपके इंडक्शन हो अच्छा, जाता है। यहाँ ये बता दें कि FTS क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं जो सी के FTS अंदर क्या भी होता होते हैं, है, बिल्कुल। उनको भी नहीं पता होता। अच्छा, ऐसा है ना कि साल में 4 बार जो है पेपर हो रहे थे AFC के। फर्ज करें ये अभी आए, इन्होंने ज्वाइन किया है दिसंबर 2020 में, ये रजिस्टर हुआ है। तो इनको आजकल लेटेस्ट FTS फर्ज करें चल रहा है, FTS 40 चल रहा है फर्ज करें। तो ये FTS 40 में मैं फर्ज करें आया था दिसंबर 2019 में, 1 साल पहले इनसे आया था। तो मेरा FTS इनसे चार FTS आते हैं हर साल में नए। तो मेरा FTS है 26 हो, मेरा FTS 26 है, इनका 30 है। हाँ, मेरा ठीक 30 है, इनका 30 नहीं नहीं 40, आपका 40 है, मेरा 36 है। ठीक है। ठीक है, इनका 40 है, मेरा 36 है, क्योंकि साल में 4 नए FTS आते हैं। तो जितना आपका FTS लेटेस्ट होगा उतना आपको प्रायोरिटी मिलेगी फर्म में भी, और उतना उसका मतलब है कि इतना जल्दी आपने पेपर पास किए हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट करें आप रजिस्टर हो गए, आप पेपर नहीं देते, लेकिन आपका FTS तो शुरू हो गया। तो ये भी आपने नहीं करना। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि 4 पेपर उठा लिए, 5 पेपर उठा लिए, एंड पे दिए 2 या 1 भी नहीं दिया, पैनिक कर गए। तो वो आपका टाइम तो काउंट हो रहा है, FTS तो आपका स्टार्ट है जब से आप रजिस्टर हो गए आई कैप के साथ, आपका FTS स्टार्ट है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेटिंग इनटू बिग फोर एक सवाल है जिसका मैंने जवाब तो बता ही दिया है कि आप एलिजिबिलिटी चेक करना। अगर आप एलिजिबल हैं, वो हर एक ने अपनी रिक्वायरमेंट दी होती है कि यार FTS इतना होना चाहिए। FTS का ही होता है ज़्यादा, और कुछ बेसिक होता चीजें जो वो देखते हैं वो एक FTS ही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं एप्लीकेशंस को। उसके बाद जिस तरह इन्होंने बताया है कि कुछ फर्म्स टेस्ट लेके शॉर्ट लिस्ट करती हैं, कुछ इंटरव्यूज लेके शॉर्ट लिस्ट करती हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया ही है उनका, उसमें वो फिर डिपेंड कर होता है आपके जो भी रिस्पेक्टिव पेपर है उसके बारे में, आपका स्किल कैसा है। बेशक वो इंटरव्यू के थ्रू पूछ रहे हो, बेशक वो आपका टेस्ट होता रहेगा। वो आपका टेस्ट लेकिन होता आपने ये करना है, ऐसा नहीं है कि आपने पेपर पास कर लिया तो आप भूल ही जाएं कि यार टेक्स्ट पास हो गया तो चलो लात मारो इसे, अब ये कभी काम ही नहीं आना। ये आगे जाके जैसे अगर सी एंटर होगा फॉर्म में ये सब काम आएगा। तो अगर आप इस थिंकिंग के साथ चलेंगे कि यार ये भूल जाएंगे, आगे नहीं आना, तो आगे 2 साल बाद आपको मसला हो जाएगा, आपको फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। तो बेहतर ये आप अपने जूनियर्स की हेल्प करें, उनको समझाएं, तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे। ऐसे ही है।
उनको अगर आप पढ़ाएंगे तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और उनको भी फायदा होगा। और दूसरा इसमें एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा, शायद हम इसको आगे लें भी, कि आपको जो आपके जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं ना, जो करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपके सब्जेक्ट्स के, फॉर एग्जांपल टैक्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि टैक्स के जो रिलेटेड चल रहे हैं या फाइनेंस या उसके हवाले से, तो उसकी भी नो होनी चाहिए, क्योंकि वो बिग फोर में हम काफी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। बिल्कुल, आप वो चेक करेंगे फाइनेंस में लेटेस्ट का न्यूज़ चल रही है, किस स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है, और पाकिस्तान का अगर बजट आ रहा है या फाइनेंस एक्ट आ रहा है या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है या जो भी हमारी करेंसी डीवैल्यूएट हो रही है, जो भी करंट अफेयर है आपको उनकी नो हाउ होनी चाहिए। तो वो जो 2 महीने का गैप है आपके पास सीए के पेपर्स के बाद, आप उसको इसमें यूटिलाइज करें, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। इंटरव्यू में वो बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि यार आप टीम में चल सकते हैं या नहीं चल सकते। फर्स्ट, और आपने बड़े न्यूट्रल होकर जवाब देने, एक्सट्रीमिस्ट जवाब नहीं देने। फर्स्ट कर आपको बोलते हैं कि आपको पार्टी कौन सी पसंद है, तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देना है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी, और आपके व्यूज़ जो हैं बड़े न्यूट्रल होने चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट बंदा फॉर्म में तो मुश्किल है कि चले, या आप जज्बाती हैं बहुत, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको वो एकदम से बड़ा मुश्किल से सवाल पूछ लेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको सब सवालों के जवाब आते हो, किसी को भी नहीं आते, लेकिन वो आपका रिएक्शन देख रहे हैं कि आपको अगर प्रेशर में डाला जाए तो आप पैनिक करते हैं या नहीं करते। हाँ, अपने सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है, बेसिकली वो ये टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट पर आप जाते हैं या प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी होती हैं, आपसे कोई मतलब मिस हैंडलिंग हो जाती है, या आपके सामने कोई ऐसा कुछ काम हो जाता है कि यार मतलब बंदा पैनिक, वहाँ पे बंदा, तो वो चेक कर रहे होते हैं कि इस अगर ये बंदा सिचुएशन में हो तो ये वहाँ पे कैसे इसको हैंडल करेगा, नर्व स्पेस को कितना कंट्रोल है, वो ये देखना चाह रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं। हम में से अक्सर लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, कोई मसला नहीं है, हम भी शुरू में नहीं थे, ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो इंटरव्यू के 5-10 मिनट ना आपने इसको फेक करना है। सही है। आगे जाके फर्म में जब आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुरू होगा ना, वो 3.5 ईयर्स का ऐसा एक्सपोजर होगा कि वो आपके घर वाले ही बोलेंगे ये कौन है, इसको तो 6 महीने पहले तो ऐसा नहीं था। सही है, सही है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा जी। अच्छा, हाउ टू यूटिलाइज टाइम आफ्टर सीए इंटर एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये हमने बता दिया सर। ये बता दिए, ऑलमोस्ट हो गया। सीए इंटरव्यूज के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल, ये भी क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं, तो पेपर्स के बाद फिर लोग मेरे से ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस हुए थे, बिल्कुल, जब ये मार्च अटेम्प्ट हुई थी, तो हम इसको भी देख लेंगे। अच्छा सर, ये एक तो है बिग फोर हो गया, ठीक है, इसको हम बिग फर्म बोलते हैं। एक होती हैं छोटी मोटी फर्म्स जो जिनको भी इतना टाइम नहीं हुआ, जिनका इतना नाम नहीं है, उसको स्मॉल फर्म्स बोलते हैं। तो ये स्मॉल फर्म वर्सेस बिग फर्म, ये क्या चक्कर है? इसमें यही है, जैसे आपने पहले खुद भी बताया था कि जो पाकिस्तान के अंदर ऑडिट फर्म्स है ना, इन्होंने बाहर की मेंबरशिप ली होती है, जो बाहर की इंटरनेशनल फर्म्स है। अब क्योंकि बाहर की फर्म्स जो हैं उनकी, जिस तरह इन्होंने बताया था कि वो 100 साल से ज़्यादा है और उनका इंटरनेशनल मार्केट पे वो है, होल्ड है, रेपुटेशन है, ब्रांड नेम है, तो जिन फर्म्स ने उनकी वो मेंबरशिप ली, उनको पाकिस्तान में भी वही बिग फोर कहते हैं। और जिन्होंने नहीं ली, वो अदर फर्म्स होती हैं, उसमें फिर उसके बाद आती है टॉप 10, जो टॉप 10 फर्म्स हैं, वो बेसिकली लिस्ट होती हैं, जो स्टेट बैंक की लिस्टिंग आती है। स्टेट बैंक की लिस्टिंग में 3 तरह से होता है, एक ए कैटेगरी की फर्म्स होती हैं, एक बी कैटेगरी की होती हैं, एक सी कैटेगरी की होती हैं। ये जो कैटेगरीज होती हैं, इनसे जो फर्म होती है वो एलिजिबल होती है टू द ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। जैसे अब ए कैटेगरी की है तो वो आई थिंक सो लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट कर सकती है, आई थिंक रेवेन्यू के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से। तो ये एक जो बिग फोर फर्म्स हैं वो हर किस्म का काम कर सकती हैं। तो जो छोटी फर्म्स हैं, ए कैटेगरी की या बी कैटेगरी या सी कैटेगरी की, उन पे लिमिटेशंस होती हैं कि वो एक सर्टेन हद तक किसी क्लाइंट को ले सकते हैं, या किसी एक मतलब खास लेवल ऑफ उनका वो क्रेडिबिलिटी होती ऐसा ही है। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये, जैसे आपका सी इंटर हो ना, तो आप सीवीज दें, और अगर आपको कहीं से कॉल आती है ना, तो आप बस स्टार्ट कर दें। आप टाइम वेस्ट ना करें। अक्सर लोग ऐसे हैं, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो उनका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। जो वो पीछे पड़ के हैं वो भी वो भूल गए हैं, प्रैक्टिस से तो आउट हो गया। तो अगर आप छोटा मोटा स्टार्ट कर लें, अगर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप मूव कर लें, बिल्कुल ऐसे ही लोग करते भी हैं फील्ड के अंदर। लेकिन आप स्टार्ट करें, आप टाइम ज़ाया ना करें। मेन आपका ये होना चाहिए, चलो बिग फोर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी आए तो मेन आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपका सीए टाइम पे हो। सीए आप 5-6 साल में मुका दें। अगर आपका ये हो जाता है ना, तो ये फिर आपकी वो बिग फोर वाला जो फैक्टर है ना, उसको कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ये भी ना करें, बिग फोर में भी ना जाएं, तो फिर आप मसले में, फिर वो हालात नहीं इस तरह से। और आप प्रैक्टिस से आपको अकाउंटिंग तो भूल जाती है, 6 महीने आप ना पढ़े सब भूल जाते हैं। सो आपने प्रैक्टिस में रहना है, और स्मॉल फर्म में जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बस आप स्टार्ट करें। आपका कम से कम टाइम पीरियड तो स्टार्ट हो, वो फिर आप आगे देख लेंगे। आप अपने आप को पर्सनली ऐसा डेवलप करें कि यार मुझे बिग फोर की जरूरत ही नहीं है। बिग फोर का एक्सपोजर नो डाउट कि बहुत अच्छा है,
लेकिन आप अपने आप को भी ग्रूम करें, कोशिश करें खुद से कि आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डालें जो कि एक अच्छे सीए, एक अच्छे फाइनेंस एक्सपर्ट में होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। टाइम मैनेजमेंट की दो तरह से हो सकते हैं। एक तो ये जो आपका फर्म का टाइम है वो भी हो सकता है, और पढ़ाई का टाइम भी, मतलब दोनों ही होते हैं। तो उसमें ये है कि जो जो छोटी फर्म्स है, इसमें मैं इसको ब्रॉडली बता देता हूँ सारी चीज़ें, कि जो छोटी फर्म्स है ना, उनके पास क्लाइंट्स छोटे होते हैं। जी। तो वहाँ पर ये होता है कि आपको इतनी ज़्यादा वो नहीं बैठना पड़ता, लेट सेटिंग्स भी कम होती हैं डिपेंडिंग ऑन द फर्म्स। काम कम होता है ना। काम कम होता है, लेट सेटिंग कम होती है, तो वहाँ पर आपको पढ़ने का टाइम एज़ कम्पेयर टू बिग फोर ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन बिग फोर में अगर आप जा रहे हो, क्योंकि उनके पास क्लाइंट बड़े होते हैं, तो वहाँ पे काम भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर आपको एक्सपोजर जो पढ़ाई वाला होता है ना, वो भी ज़्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें देखने को काफ़ी मिल रही थी। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो ये कि आपको खुद ही करना पड़ता है जैसे कैसे करना हो। तो जो जनरल प्रैक्टिस होती है, जो मतलब जितने भी हमने लोग देखे जो टाइम पर सीए कर रहे होते हैं, वो यही बता रहे होते हैं कि यार आप किसी तरह से भी ना, तकरीबन दिन में 2 घंटे या 1 डेढ़ 2 घंटे किसी तरह से भी, बेशक क्लाइंट के ऊपर ब्रेक में, नमाज के टाइम, या रात को बैठ के, या सुबह फर्म जाने से पहले किसी तरीके से आप जो है वो 2 घंटे तकरीबन अपना पढ़ाई वगैरह कर लें। और टाइम होता भी ऐसे, मैं खुद इसी तरह करता हूँ कि जब मैं फर्म जा रहा था तो उसमें मैं ऐसे करता था कि सुबह 7 बजे निकलता था घर से, तो तकरीबन 8 बजे एक इंस्टीट्यूट है मेरे घर के पास, वहाँ जाता था, 2 घंटे वहाँ पढ़ता था, फिर 10 बजे फर्म चला जाता था। और फर्म के बाद जब ये कोरोना आया, कोविड आया, तो उसमें क्योंकि वो घर पे ही होता हूँ, तो फिर वो रात को भी टाइम मिल रहा होता है, दिन को भी मिल रहा होता है। बिल्कुल। तो ऐसा है, अभी तो खैर टाइम मिल रहा है, लेकिन जनरली यही है कि आपको या तो सुबह फर्म जाने से पहले कर लें, जी। या फिर रात को आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें मेन चीज़ ये, आप अपनी एक रूटीन बना लें जो आगे 3.5 साल चलानी है। अगर आप एक दिन सही तबाही में चाहते हैं, अगले 10 दिन पढ़ते नहीं है, कोई फायदा कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली, रोज का अगर आप घंटा पढ़े, आधा घंटा भी पढ़े, लेकिन रोज पढ़े, तो उसका आपको फायदा है। यही हदीस भी है ना कि अमल वो मुख्तसर हो लेकिन वो तसलसल से हो, तो वो फायदा देता है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप एक ऐसी रूटीन बनाएं जिसमें आप सुबह जल्दी उठें, फिर आपको काफ़ी टाइम बच जाता है। 2 घंटे सुबह पढ़ें, फिर आप फॉर्म जाएं, वापस आएँ, रिलैक्स करें, 1 घंटा 2 घंटा शाम में पढ़ लें, काफ़ी है। और अपनी सोशल लाइफ को आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल ही छोड़ देंगे ना, कि आप बोलेंगे यार बस मैंने पढ़ना ही है, तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, तंग होंगे, तो उसका फायदा नहीं है। सोशल लाइफ, दोस्तों से मिलें, आप खुश रहेंगे तो आपका दिल भी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो आपके पढ़ाई में भी दिल नहीं लगेगा, तंग हो जाएंगे आप। इसमें भी ये भी अगर आप देखें थोड़ा सा, कि ये कि इसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कि बंदा मतलब वो बिल्कुल ही अपने आप को खुश करने के लिए, तो जो ज्यादा खुश नहीं होना, लेकिन बिल्कुल ही आपने साइड पे भी नहीं हो जाना कि यार अभी मैं सीए में आ गया हूँ तो बिल्कुल ही मेरी वो जिंदगी गई, वैसा भी नहीं है। फिर ऐसा होता है ना कि वो फिर मेंटली उनको काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप नहीं, दोस्त नहीं है आपके वहाँ पे, तो आप सीए के अंदर दोस्त बना लें, आके दोस्त बनाएं। इसमें नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे भी मिले, सलाम दुआ करें, हर किसी के साथ अच्छी रखें, किसी के साथ आप क्रॉस ना हो, क्योंकि वो मसला हो जाएगा आपको आगे जाके। क्योंकि आप अब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो कल को मुझे नहीं पता अहमद शायद मेरा मैनेजर हो आगे, या मैं शायद इसके ऊपर गई हूँ, कुछ भी हो सकता है। इस फील्ड में ये है ना कि थोड़े से लोग होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के जितने लोग हैं सीए के, उनमें से मैक्सिमम को हम जानते हैं, और वो हमें भी जानते हैं। तो अगर हमारा उनसे, क्योंकि जॉब्स भी फिर इसी तरह ही हैं कि वो वही लोग उन पोजीशन से बैठे होंगे और हम भी वहीं बैठे होंगे। तो एक बार आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए, फर्ज करिए मेरा मैनेजर है, मैं इसके साथ लड़ाई करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो ये आगे बात फैला देगा कि यार ये बदतमीज इंसान है, ऐसा ही मेरे ऊपर टैग लग जाएगा, और मैं अगर बदतमीज ना भी हूँ तो हो जाता है, मसला हो जाएगा मेरे लिए। किसी से भी ना करें। फर्म के अंदर आपके जो फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं, मैंने इनसे कोई बात की है या मतलब कुछ भी किया है, ये कल को आर्टिकल में जाएंगे वहाँ फर्म में, ये वहाँ फैला देंगे कि जी ये वैसा था, तो ये वो फिर सिर्फ बात फैलने की होती है, वो बात बहुत जल्दी फैलती है, वो फिर ऊपर पार्टनर तक जाती है बात कि यार ये बंदा तो ऐसा था, इसने वहाँ पर ऐसा किया, तो ये भी इसने किया होगा। तो बस आप कोशिश करें अपने काम से काम रखें, हर किसी के साथ ऐसी खुशी मिले, और लड़ाई मड़ाई और गुस्सा और ये बैक बाइटिंग से आप बढ़ जाए, अपनी एनर्जी का और अच्छी जगह पे आप यूटिलाइज करें। अच्छा, व्हाट इज आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप ये एक दर्दनाक दास्तान है। नहीं, आर्टिकलशिप बेसिकली ये कि सीए के 2 पार्ट्स हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर होता है कि आपको 21 पेपर्स पास करना, तो ये सबको पता होता है। और प्रैक्टिकल पार्ट ये जिसमें ट्रेनिंग से होती है, आपको 3.5 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको फार्म बोलते हैं।
फर्म भी बोलते हैं और आप ट्रेनिंग कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर भी। ये मैंने पॉइंट पीछे मिस कर दिया था, ये भी हम इसको कवर कर लेते हैं कि आप जो है ना इंडस्ट्री में भी जा इंडस्ट्री में सकते भी हैं, जा जिस सकते तरह हैं और के OGDCL हो गया, बाकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं हाँ वो आई कैप के साथ के साथ रजिस्टर्ड है जी, तो वहाँ उसके से भी अंदर आप कर अपने सकते 3.5 years का आर्टिकलशिप कर सकते हैं। वहाँ से उसका फायदा ये है उधर आपको पे ज्यादा मिलेगी और वर्किंग आवर्स उसके जो है थोड़े कम होंगे, रिलैक्स्ड होगा, पढ़ाई का टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपको उसमें ऑडिट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। नहीं, ऑडिट में भी अगर आप ऑडिट में भी ये भी आप पॉइंट से कह रहे हो, एक उसमें जो मेजर वो मसला ये है कि आपको सिर्फ एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा। आपका काम रेपिटेटिव होगा। फर्ज करें आप सीमेंट इंडस्ट्री में चले गए तो आपको सीमेंट का पता है सब कुछ, बाकी आपको इधर उधर ऑडिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपको किसी और उसका इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको फर्ज करें फाइनेंशियल मसले, आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करिएगा आप पैसे कमाएं या आप उनको सपोर्ट करें, फिर वो अच्छा ऑप्शन है। या फिर ऐसा है ना कि अगर आपने लॉन्ग टर्म अपना प्रोस्पेक्टिव भी सोचा कि यार मैंने फॉर एग्जांपल SCCP में जॉब करनी है, तो वहां में फिर आप फिर उसी में चले जाएं, क्योंकि उसी अगर इंडस्ट्री में आपको अगर जॉब भी उसी में करनी है, पूरी जिंदगी उसी में गुजारनी है, एज अ ट्रेनी चले जाएं, ऐसा ऐसा आप ऊपर लेवल पे चले जाएं। और अगर आपका नहीं हो रहा ना, अगर आपका Big 4 में नहीं हो रहा या टॉप 10 में नहीं हो रहा, तो फिर बजाय किसी छोटी फर्म के अंदर से मैं ये कहूँगा कि आप किसी जो रेप्यूटेबल इंडस्ट्री है ना उसके अंदर आर्टिकल्स कर लें, जैसे PTCL है, यूफोन है, OGDC है, और भी जो हैं उनके। बिल्कुल, वो आई कैप प्लेसमेंट पे आप चाहें बिल्कुल उधर आपको मिलेंगे। बाकी फेसबुक ग्रुप्स हैं CA के, वो आप फॉलो करें, उस पर अपडेट्स आती रहती हैं। एक मैम है कराची की, वो उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो काफ़ी अपडेट्स पोस्ट करती रहती हैं CA में, तो उनका भी मैं लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया ये। अच्छा, अर्निंग क्या होती है आर्टिकलशिप के दौरान? अर्निंग का ये है कि जो अर्निंग दो तरह से होती है अर्निंग दो तरह से होती है। एक तो ये कि एक तो आई कैप ने स्टाइपेंड फिक्स किया होता है जी, जो कि आजकल मेरे ख्याल में 13,000 और पहले 12,700 था, अभी उन्होंने कुछ बढ़ा थोड़ा सा दिया, बड़ा है, 13,500 शायद कर दिया है इसी मंथ से, अभी पिछले मंथ से हुआ है जी। तो एक तो वो आपको फिक्स मिल रहा होता है और वो आपका इंक्रीज हो रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द कि आपने कितने पेपर पास किए हैं। वो पेपर का ब्रेकअप आपको आई कैप की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। मैक्सिमम आप आई थिंक 48 45 अभी नहीं 50 क्रॉस कर गए। अच्छा, 50 से ऊपर अगर चला आप CA क्वालिफाई कर लेते हैं ना, ये मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं लोग, अगर आप CA क्वालिफाई कर लेते हैं ना आर्टिकल्स के अंदर, तो आपकी पे 50 आई थिंक सो क्रॉस कर जाती है, 51 है या 52 है। और अगर आप सिर्फ 3 पेपर, अगर आपने कोई 3 पेपर पास किए CFAP के, तो आपकी 18 तक शायद हो जाती है। और अगर आपने 6 के 6 पेपर CFAP के पास कर लिए हो तो आपकी 23 थी, अब पहले थी, अब शायद इंक्रीज होकर 24-25 तक हो जाई होगी। या फिर अगर आपके 3 पेपर CFAP के हो, 1 MSA का हो, यानी टोटल 4 पेपर हो, 3 CFAP के हो, 1 MSA का हो, तो अगर आपने ये कम्बिनेशन भी बनाया हो, ये भी आपने पास किए हो, तब भी आपकी 23-24 तक चली जाती है। उसका ब्रेकअप आपको हम नीचे दे देंगे, वो आप चेक कर लें, मिल बड़ा इजी है। और दूसरा तरीका जो अर्निंग का है वो ये कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं जब आप किसी भी क्लाइंट पर जाते हैं ऑडिट के लिए, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, या तो आपको क्लाइंट दे रहा होता है या आपको फर्म पे कर रही होती है, जो भी वो आपकी वो फर्म को उनके साथ TADS को बोलते हैं, डेली अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है। आपको क्लाइंट पे बाहर कहीं भेजते हैं तो उसका आपको खर्चा आपको दे रहे होते हैं। तो ये एक दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग होता है ट्रेनिंग्स के लिए। आप फेक वाउचर्स बना के तो दूसरा ये भी होता है, उसमें तो इस तरह इजी नहीं होता बिग 4, क्योंकि वो मैनेजर काफी सख्ती कर रहे होते हैं, तो जायज आपको लेना चाहिए। देखिए हराम को फायदा कोई नहीं है, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप अपनी आखिरत ना बर्बाद करें, आगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे अब आप नोट ही छापने हैं CA करके। अच्छा, तो अब आपका CA हो गया, ठीक है, आगे क्या जॉब मार्केट कैसी है, लोगों को जॉब इजीली मिल जाती है? अगर आप देखें, अगर आप CA क्वालिफाइड है ना तो फिर तो इतना मसला नहीं होता, जी जी। लेकिन अगर आपने सिर्फ आर्टिकल्स किए हैं, पेपर आपके पास नहीं है, पेपर पास नहीं है, तो फिर थोड़ा सा मसला है। Big 4 से छोटी फर्म जो है उनमें तो बहुत ही हालात, मतलब वहाँ के ट्रेनिंग्स के लिए मुश्किल होते हैं अगर उनको इंटरनल जॉब ना मिले। Big 4 के लोग भी मतलब आजकल घूम फिर रहे हैं मार्केट में, सैचुरेशन बहुत है। एग्जैक्टली, और कोरोना की वजह से और इसमें ऐड हो गया, रिसेशन जो कि अब बन रहा था वो उसकी वजह से काफी ऐड हो गया। दूसरा ये अब CA में लोग भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पहले कम आते थे, अब पास भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पहले पास भी कम होते थे। इसीलिए अभी वो 2021 की जो स्कीम आ रही है उसमें वो कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग काफी क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में उस पर भी एक वीडियो बना, उसके बारे में अगर एक क्लियर पॉलिसी आ जाए ना तो फिर हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। इसके ऊपर कुछ क्लियर है नहीं, वेबसाइट पे भी नहीं है, काफी वो वेग सी चीज है और पता नहीं कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो एक क्लियर पिक्चर आ जाए तो फिर हम उस पर एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमारा लास्ट सवाल है कि अब आप क्वालिफाइड हो गए, जॉब भी आपको मिल गई है, क्या सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप?
जो कि स्टार्ट हो रहा होता है ना एक सी क्वालिफाइड, अगर क्वालिफाइड है बिग फोर से उसने किए हुए आर्टिकल्स, तो वो इजीली 80K से लेके 120 के दरमियान उठा रहा होता है मार्केट से। उसके अलावा साथ उसको कार अलाउंस मिल रहा होता है, ये कार दे देते हैं, ये भी मुझसे क्वेश्चन हुआ था अभी पिछले दिनों। सही। कार दे रहे होते हैं, मेडिकल दे रहे होते हैं, PF दे रहे होते हैं, ग्रेजुएटी वगैरह दे रहे होते हैं। तो मतलब ये है। और हर 2 साल बाद अगर आप देखें, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2 साल 3 साल हो गए फील्ड के अंदर, जी। तो आराम से 1.5-1 लाख तक पहुंच जाता है। सही। फिर इसी तरह 3 से 5 साल में वो 2 के आसपास होता है, 5 से 7 साल में वो फिर 4 के आसपास घूम रहा होता है। जी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है किस इंडस्ट्री के अंदर है। तो काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स आगे ठीक है, सी क्वालिफाई कर लें आप, फिर आगे आसानी है। आर्टिकल्स कर लें, तो वो कहते हैं ना, वो बल्कि कुरान की आयत भी है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर आप सीए को थोड़ा तरीके से करें, थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर लें, टेम्परेरी है 4-5-6 साल की, तो आपकी फिर बाकी ज़िंदगी आगे सेट हो बहुत जाएगी। rewarding है। आपकी, आपके घर वालों की, आपके ख़ानदान वालों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर सुकून में आ जाएगी। एक मैं आपको और भी टिप देना चाहूँगा कि मैं आपको कहूँगा कि आप फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर करें। उधर अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ें आप देखें, आप बिजनेस प्रपोजल्स बनाना सीखें, एक्सेल पे काम सीखें। वो सर्विसेज आप उधर दे सकते हैं और उधर आपको पे भी अच्छा करेंगे। पे अच्छा तो करते हैं। फाइवर चेक कर लें, अपवर्क चेक कर लें, तो उसमें आप अपना अकाउंट बनाएं, वो एक्सप्लोर करें। इवन ड्यूरिंग योर कैफ आप जो है उस पर सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हैं। दे सकते आपके हैं। पास इतनी नॉलेज आ सकती है कि आप आगे सर्विस दे सकते हैं। लेकिन ये है कि उसको अपना, वो आप उसके ऊपर पूरी वो अपनी तवज्जो ना हटाएं, फोकस जो है वो अपना मकसद से ना हटे कि जी कुछ पैसे बस आ रहे इतना हैं, हो जाए कि आपकी पॉकेट मनी जनरेट हो जाए, हाँ, आप कोशिश इतना करें। कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मैं खुद आर्टिकल्स के अंदर अगर मैं बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2017, उसमें उस वक्त मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। जी जी। और आई थिंक अक्टूबर तक मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जी 3 मंथ मैंने गैप लिया था। और उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ साथ मैंने फिर ट्यूशन स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ साथ मेरा एक वो चैनल था यूट्यूब पे, और उसके अलावा एक और ऑनलाइन बिजनेस था, उसको मैं देख रहा था। 2 घंटे रोज़ मैं उसके ऊपर लगाता था। तो यानी मैं ये काम उसके साथ मैनेज कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीए में आ गए तो हाँ, आप तो बाकी सब कुछ बिल्कुल छोड़ ही वो दें, छोड़ आप दें। सब कुछ करें लेकिन हाँ। प्रायोरिटाइज करें। हाँ, सीए को आप दोस्तियाँ प्रायोरिटी भी थी, नंबर सब 1 चीज़ें। रखें, हाँ जी, बाकी नंबर 2 नंबर 3 उसी हिसाब से आप टाइम एलोकेट करें। हाँ जी, बिल्कुल। तो और मैं यही कहूँगा आपको कि आप कैफ में, यूएफसी में, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटा मोटा साइड पे, और एक्सपीरियंस वाइज भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एक्सपीरियंस वाइज भी अच्छा है, क्योंकि फर्म के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो वो जब आपसे इंटरव्यू करे तो इसी तरह की चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। कि वो एक बिल्कुल ऐसे बंदे को जिसको कुछ भी नहीं आता, ना उसको बोलने आता है ना वो कुछ, तो उससे उस बंदे को प्रेफर करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो, बोलने का हो। क्योंकि आगे जाके आपने क्लाइंट्स को देखना है, देखना क्लाइंट्स होता आपको गोलियां करा रहे होंगे, आपको तंग कर रहे होंगे, तो आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए। और हैंडल आप अगर घर में बैठ के सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो आपको उससे हैंडल नहीं होगा। आपकी ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये स्किल्स है जो आपको आनी चाहिए, उसके बगैर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, उसके बगैर हर कोई आपके साथ खेलेगा। तो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ थे अहमद अरसलान, इन्होंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है और इनको 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। तो इनके चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, इनको आप सब्सक्राइब करें, काइंडली सब्सक्राइब करें, सपोर्ट शेयर करें। हाँ, इनको काफी आप आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट होगा इंशाल्लाह। तो और भी आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि मिलें 2-3 महीने बाद या 2-3 हफ्ते बाद, जो भी आपके सवाल हो हम आपके आंसर कर दें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।